आपने कभी नोटिस किया है 100-200 की कोई छोटी सी चीज़ खरीदो, चार्जर, टॉय, एलईडी लाइट, ईयरफोन्स या किचन का कोई सामान, बहुत बार उन पर एक ही चीज़ लिखी होती है, मेड इन चाइना। लेकिन सवाल ये है, चाइना आखिर इतनी सारी चीज़ें इतनी सस्ती कैसे बना लेता है? अगर वही प्रोडक्ट किसी दूसरे कंट्री में बनाए जाएं तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा क्यों होती है? क्या चाइना में वर्कर्स को बहुत कम पैसे मिलते हैं या इसके पीछे कोई और बड़ा रीज़न है? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, चाइना ने ये पोजीशन 1-2 साल में नहीं बनाई। एक वक्त था जब चाइना खुद दुनिया के सबसे पावरफुल मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज़ में नहीं था। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज दुनिया की इतनी सारी एवरीडे चीज़ों पर मेड इन चाइना लिखा मिलता है? इसके पीछे की स्टोरी सिर्फ फैक्ट्रीज की नहीं है, ये एक पूरे देश के बदलने की कहानी है। और इसे समझने के लिए हमें शुरू से देखना पड़ेगा कि चाइना ने ये जर्नी स्टार्ट कैसे की। 1970s के एंड में चाइना ने अपनी इकोनॉमी में बड़े चेंजेस शुरू किए। उस वक्त चाइना आज जैसा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जायंट नहीं था। चाइना ने धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोलना शुरू किया। फॉरेन कंपनीज को चाइना में इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज किया गया। और यहाँ चाइना के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज था, बहुत बड़ी वर्किंग पॉपुलेशन। दुनिया की कंपनीज के लिए चाइना में प्रोडक्ट्स बनाना अट्रैक्टिव होता गया। फैक्ट्रीज लगने लगी, नए वर्कर्स को मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस मिलने लगा और चाइना को भी इन्वेस्टमेंट, जॉब्स और टेक्नोलॉजी मिलने लगी। लेकिन यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती है। जैसे जैसे फैक्ट्रीज बढ़ी, उन्हें प्रोडक्ट्स बनाने के लिए अलग अलग पार्ट्स की ज़रूरत पड़ने लगी। मान लो एक कंपनी फ़ोन चार्जर बना रही है, उसे प्लास्टिक चाहिए, वायर चाहिए, सर्किट चाहिए और पैकिंग भी चाहिए। अब अगर ये सारी चीज़ें अलग अलग जगहों से मंगवानी पड़ेंगी तो टाइम भी लगेगा और ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बढ़ेगा। लेकिन चाइना में धीरे धीरे एक इंटरेस्टिंग चीज़ डेवलप हुई। एक फैक्ट्री के आसपास ही उसके पार्ट्स बनाने वाली दूसरी फैक्ट्रीज लगने लगी। फिर उन फैक्ट्रीज को रॉ मटेरियल देने वाली कंपनीज आने लगी, फिर पैकिंग वाली कंपनीज, फिर ट्रांसपोर्ट और वेयर हाउस वाली कंपनीज। मतलब एक प्रोडक्ट बनाने वाली फैक्ट्री अकेले नहीं थी, उसके आसपास उस प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करने वाली बहुत सारी दूसरी कंपनीज का नेटवर्क डेवलप हो गया। और जब ये नेटवर्क बहुत बड़ा हो गया तो नए मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी चाइना में प्रोडक्शन करना और अट्रैक्टिव हो गया। यहाँ से चाइना की मैन्युफैक्चरिंग और तेज ग्रो करने लगी। अब बात आती है दूसरी बड़ी चीज़ की, स्केल। मान लो एक फैक्ट्री 1000 टॉयज़ बनाती है और दूसरी फैक्ट्री 10 लाख टॉयज़ बनाती है। दोनों फैक्ट्रीज को बिल्डिंग चाहिए, मशीन चाहिए, बिजली चाहिए, लेबर चाहिए, लेकिन दूसरी फैक्ट्री ये खर्चा बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स में डिवाइड कर सकती है। इसीलिए एक टॉय बनाने का एवरेज खर्चा कम हो जाता है और चाइना में प्रोडक्शन का स्केल बहुत बड़ा हो गया। कंपनीज सिर्फ अपने चाइनीज़ कस्टमर्स के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट्स बनाने लगी। मिलियंस और बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होने लगे और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ उतना ही फैक्ट्रीज और वर्कर्स को एक्सपीरियंस मिलता गया, प्रोडक्शन और एफिशिएंट होता गया। अब इमेजिन करो, आपको एक प्रोडक्ट बनाना है और आपके आसपास ऑलरेडी वो लोग हैं जो उसके पार्ट्स बना सकते हैं, मशीन्स अवेलेबल हैं, रॉ मटेरियल्स के सप्लायर्स अवेलेबल हैं, पैकिंग अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है और एक ह्यूज मार्केट भी अवेलेबल है। तो नेचुरली आपका प्रोडक्शन करना ईजियर हो जाता है। चाइना में सालों में इस तरह का मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट डेवलप हुआ। लेकिन एक प्रोडक्ट फैक्ट्री में बन गया तो अभी उसकी जर्नी ख़त्म नहीं हुई। उसे दुनिया के दूसरे कंट्रीज तक पहुंचाना भी है और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल आता है। फैक्ट्रीज को पोर्ट से कनेक्ट करने के लिए रोड्स चाहिए, सामान को भेजने के लिए रेलवे और ट्रक्स चाहिए, सामान को स्टोर करने के लिए वेयर हाउसेस चाहिए और फिर उन्हें दुनिया भर में भेजने के लिए मैसिव पोर्ट्स और कंटेनर शिप चाहिए। चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत डेवलप किया। इसका मतलब एक प्रोडक्ट फैक्ट्री से निकला, ट्रक में गया, पोर्ट तक पहुंचा, कंटेनर में लोड हुआ और फिर शिप के ज़रिए दूसरे कंट्रीज़ के मार्केट में पहुंच गया। अगर ये पूरा प्रोसेस एफिशिएंट हो तो प्रोडक्ट को दुनिया के दूसरे कोने तक भेजने का खर्चा भी कंट्रोल में रखा जा सकता है। दुनिया की कंपनीज के लिए चाइना एक इम्पोर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग बेस बन गया और यहाँ एक साइकिल क्रिएट हुई। ज़्यादा फैक्ट्रीज आई तो ज़्यादा सप्लायर्स आए,
ज़्यादा सप्लायर्स आए तो और कंपनीज के लिए चाइना में प्रोडक्शन करना इजी हुआ, और ज़्यादा कंपनीज आई तो प्रोडक्शन का स्केल और बढ़ा। यानी चाइना ने सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं बढ़ाई, उसने फैक्ट्रीज के आसपास एक पूरा सिस्टम डेवलप कर दिया। अब एक कॉमन मिसकंसेप्शन की बात करते हैं। लोग सोचते हैं कि चाइना की चीज़ें सिर्फ इसलिए चीप हैं क्योंकि वहाँ लेबर चीप है। ये पूरी स्टोरी नहीं है। लेबर कॉस्ट एक फैक्टर है, लेकिन अगर सिर्फ चीप लेबर ही रीज़न होता तो दुनिया के हर लो वेज कंट्री में चाइना जैसा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता। चाइना का एडवांटेज उसके बड़े स्केल, सप्लायर का नेटवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस और ग्लोबल ट्रेड के साथ सालों के इंटीग्रेशन का कॉम्बिनेशन है। और इसका एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये हुआ कि चाइना सिर्फ चीप प्रोडक्ट्स ही नहीं बनाता, वहीं हाई एंड स्मार्टफोन्स बनते हैं, इलेक्ट्रिक कार्स बनती हैं, एडवांस्ड मशीन्स बनती हैं, हाई क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स बनते हैं। मतलब मेड इन चाइना का मतलब ऑटोमेटिकली लो क्वालिटी नहीं होता। एक ही मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बजट प्रोडक्ट्स भी बना सकता है और प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी। अब वापस उस 200 रुपये के चार्जर पर आते हैं। आपको लगता है कि आपने सिर्फ एक चार्जर खरीदा, लेकिन उसके पीछे कितनी चीज़ें हैं। प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी, असेंबली फैक्ट्री, वर्कर्स, मशीन्स, पैकिंग, वेयरहाउस, ट्रक, शिप और फाइनली शॉप या ऑनलाइन सेलर। चाइना की स्ट्रेंथ ये है कि इनमें से बहुत सारे स्टेप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और जब ये सब लार्ज स्केल पर होता है तो प्रोडक्ट्स को रिलेटिवली लो कॉस्ट में मैन्युफैक्चर करके दुनिया भर के मार्केट्स तक पहुंचाना पॉसिबल हो जाता है। इसी वजह से आज जब आप अपने घर में नज़र डालते हैं, चार्जर हो, एयरफोन हो, एलईडी लाइट हो, टॉय हो, किचन का सामान हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो बहुत सी चीज़ों पर आपको वही मिलता है, मेड इन चाइना। तो अगली बार जब आप ये वर्ड्स देखें, सिर्फ ये मत सोचना कि चाइना में लेबर सस्ती है। उस छोटी सी चीज़ के पीछे सालों की प्लानिंग, लाखों वर्कर्स, हज़ारों फैक्ट्रीज, बड़ा प्रोडक्शन स्केल, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और दुनिया भर के साथ ट्रेड का एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा होता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दी माइंड क्वेस्ट के किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।